हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 4 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दिया गया है। आपको बता दें, इसके तहत 1 साल तक जितना भी हमारा PDF मटेरियल है वो सभी आपको प्रोवाइड कराया जाता है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। न केवल बैंकिंग एग्ज़ाम बल्कि SSC, रेलवे और स्टेट PCS, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा जो मटेरियल है यूज़फुल रहता है। चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप से पढ़ सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम के द्वारा वेब लॉगिन करके भी पढ़ सकते हैं। तो कोई भी अगर आपका डाउट होगा हमारे इस कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, महत्वपूर्ण है ये भी। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन हर 5th बजट स्पीच डिस्क्राइब्ड द 2023 बजट एज द फर्स्ट ऑफ द अमृतकाल। व्हाट डज अमृतकाल मीन? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपने 5वें बजट भाषण में 2023 के बजट को अमृतकाल का पहला बजट बताया है। अमृतकाल का क्या अर्थ है? इंक्लूसिविटी, 25 ईयर्स ऑन, 50 ईयर विजन या फिर एरा ऑफ ग्रोथ? तो जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में, फिर आगे बढ़ेंगे। और करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस हम वहाँ भी पोस्ट करते रहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है तो उसकी भी जानकारी सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। What is the current employment rate in January 2023 according to the CMIE data? CMIE के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2023 में वर्तमान बेरोजगारी दर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है 7.14%। आपको जानना चाहिए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE इसने डेटा रिलीज़ किया है और बताया है कि जनवरी में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये 4 महीने के निम्नतम स्तर पर है और 7.14% ये रही है। आपको पता है दिसंबर 2022 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.30% थी, वही नवंबर के महीने में 8% रही। इस डेटा में ये भी बताया गया है कि जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट है जनवरी के महीने में 8.55% है, जबकि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.48% रही। अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट रही है जनवरी के महीने में ये जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में रही 21.8%, उसके बाद हरियाणा में 21.7% और फिर राजस्थान में 21.1%। अगर हम बात करें सबसे कम जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा है ये किन राज्यों में रहा है, तो छत्तीसगढ़ में 0.5%, उड़ीसा 1.5%, तमिलनाडु 1.8% एंड मध्य प्रदेश 1.9%। Who received the FIH President's Award for his outstanding contribution to hockey? हॉकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए FIH प्रेसिडेंट पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है VK पांड्यन। देखिए, FIH प्रेसिडेंट हैं तैयब इकरम। इन्होंने FIH प्रेसिडेंट अवार्ड दिया है जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, उनके सेक्रेटरी VK पांड्यन को। तो हॉकी में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है। आप सभी जानते हैं हॉकी में हॉकी वर्ल्ड कप हाल ही में आयोजित किया गया उड़ीसा में, तो ज़्यादातर जिम्मेदारी जो रहती है वो स्टेट का जो सेक्रेटरी होते हैं उनके ऊपर रहती है इस तरह के आयोजन के लिए। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी कि FIH की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई। हेडक्वार्टर्स इसका लुज़ेन स्विट्ज़रलैंड में है और इसके CEO हैं थियरी वेल। तो ये है CEO और ऊपर हम पढ़ रहे हैं प्रेसिडेंट तैयब इकरम। The RBI has imposed a monetary penalty of rupees 42.48 lakh on which city-based Crazy Bee Services Private Limited for non-compliance with certain provisions of the directions issued by RBI. RBI ने किस शहर स्थित क्रेजी बी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर 42.48
लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी बेंगलुरु। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 42.48 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है केसीबी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु पे, क्योंकि आरबीआई की कुछ डायरेक्शंस जो आरबीआई ने इशू की हैं उसके साथ इन्होंने कंप्लायंस नहीं किया है, उसका अनुपालन नहीं किया है। जैसे कि मैनेजिंग रिस्क एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन आउट सोर्सिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बाय एनबीएफसीज, इस प्रोविजन का पालन नहीं किया। फेयर प्रैक्टिसेस कोड ऑफ एप्लीकेबल एनबीएफसीज, इस प्रोविजन का पालन नहीं किया। साथ ही आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 39.50 लाख करोड़ की पेनल्टी नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड गुवाहाटी असम पर भी लगाया है। सेम वही आरबीआई द्वारा जारी की गई डायरेक्शंस को इन्होंने कंप्लायंट नहीं किया है। जैसे कि इसमें अगर हम देखें तो प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग पर्टेनिंग टू एडवांसेस, डाइवर्जेंस इन एनपी अकाउंट्स, प्रूडेंशियल गाइडलाइंस ऑन कैपिटल एडिक्वेसी एंड मार्केट डिसिप्लिन, न्यू कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क, इन सभी प्रोविजंस का पालन नहीं किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 30 लाख रुपए का जुर्माना बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी लगाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नो योर कस्टमर डायरेक्शन 2016 के प्रोविजंस को न मानने के कारण। टू विच कंट्री हैज एन राम प्रसाद बीन अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर? एन राम प्रसाद को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन थोड़ा अधूरा सा रह गया। टू विच कंट्री हैज एन राम प्रसाद बीन अपॉइंटेड बाय इंडिया एज द हाई कमिश्नर, इस तरह से क्वेश्चन होगा। सही आंसर ऑप्शन बी है स्वातिनी। देखिए एन राम प्रसाद, इन्हें भारत का नेक्स्ट हाई कमिश्नर बनाया गया है किंगडम ऑफ इस्वातिनी में। इसकी 2 कैपिटल्स हैं, मोबाबिन और लोबाम्बा, और यहाँ की करेंसी है स्वाजी लीलांगचुनी। इसी तरह की एक और अपॉइंटमेंट हम देखेंगे एम सुब्बारायडू, इन्हें नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया बनाया गया है रिपब्लिक ऑफ नामीबिया में। नामीबिया की कैपिटल विंडहोक है, आप सभी जानते ही होंगे। करेंसी यहाँ की नामीबियन डॉलर है। प्रशांत अग्रवाल की बात करें तो ये नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया बनाए गए हैं लाओस के। लाओस की कैपिटल वियंतियान है और करेंसी है लाओशियन कीप। वेंतियान कैपिटल है इसकी वियंतियान। What is the name of the program launched by the government of Goa in partnership with One Sight Essilor, Laksotika Foundation and प्रसाद नेत्रालय? गोवा सरकार द्वारा ओन साइट एसिलोर, लक्सोटिका फाउंडेशन और प्रसाद नेत्रालय के साथ साझेदारी में शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ। देखिए गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है। किसके साथ पार्टनरशिप करके? वन साइट एसिलोर, लक्सोटिका फाउंडेशन और प्रसाद नेत्रालय के साथ मिलकर। आपको बता दें जो गोवा गवर्नमेंट का जो विज़न है, विज़न फॉर ऑल गोवा आई हेल्थ प्रोग्राम, उसी का एक्सटेंशन है ये। अच्छा, इसके तहत जो स्कूल टीचर्स हैं उनको ट्रेन किया जाएगा। 2000 स्कूल टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा ताकि वो बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकें कि किसका विज़न जो है कमज़ोर है और उनको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए कह सकें। इसमें आपको ये भी जानना चाहिए जो प्रसाद नेत्रालय है ये कुछ चश्मे भी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। When was the legendary filmmaker के विश्वनाथ अवॉर्डेड पद्मश्री? प्रसिद्ध फिल्म निर्माता के विश्वनाथ को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी 1992। देखिए काफ़ी जाने माने तेलुगु फिल्म मेकर कला तपस्वी के विश्वनाथ, या फिर इन्हें आप कह सकते हैं कला तपस्वी, इनका हाल में निधन हो गया है और इनको पद्मश्री दिया गया था 1992 में और दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था 2016 में। तो इनका हाल ही में निधन हो गया। और ओबिचुरीज देख लेते हैं हम, 2 महत्वपूर्ण। एक तो कन्नड़ राइटर के.वी. तिरुमलेश, इनका 82 की एज में हैदराबाद में निधन हो गया। वहीं अगर हम देखें काफ़ी जाने माने स्पेनिश बोर्न फैशन डिज़ाइनर पैको रेबन, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है फ्रांस में। विच कंट्री विल होस्ट द 2027 एशियन नेशंस कप? कौन सा देश 2027 एशियाई राष्ट्र कप की मेजबानी करेगा? सही आंसर यहाँ ऑप्शन डी रहेगा, सऊदी अरब।
देखिए, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन यानी कि AFC, इन्होंने अनाउंस किया है कि किंगडम ऑफ सऊदी अरब ये 2027 का जो एशियन नेशन कप होने वाला है इसको होस्ट करेगा। और सऊदी अरब पहली बार इस एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का जो ये कप है, एशियन नेशन कप, इसको होस्ट कर रहा है 1956 में, जब इस कप की शुरुआत हुई थी तब के बाद से। तो 33rd कांग्रेस ऑफ एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन हाल ही में ये मीटिंग हुई मनामा बहरीन में, वहीं पर ही ये डिसीजन लिया गया। आपको जानना चाहिए 2023 में भी AFC एशियन कप होने वाला है, ये 18th एडिशन रहेगा। और कहाँ खेला जाएगा? ये कतर में। ये 4 साल में होता है इवेंट, 23 में, उसके बाद 27 में। When will India receive its first हाइड्रोजन ट्रेन? भारत को अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन कब प्राप्त होगी? सही आंसर ऑप्शन सी है, दिसंबर 2023। देखिए, यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि इंडिया को अपनी फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन दिसंबर 2023 में मिल जाएगी। और ये जो हेरिटेज सर्किट्स हैं जैसे कि कालका शिमला, इसमें रन करेगी। उसके बाद फिर और अदर प्लेसेस पर भी इसको एक्सटेंड किया जाएगा। बजट 2023 में फाइनेंस मिनिस्टर ने 2.41 लाख करोड़ रुपीस रेलवेज को दिए हैं। आपको बता दें, अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1275 स्टेशंस को रीडेवलप किया जा रहा है। वहीं वंदे भारत ट्रेन्स भी बनाई जा रही हैं। विच मिनिस्ट्री हैज साइंड एन MOU विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नाबार्ड एंड CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड फॉर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़? किस मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ प्राथमिक कृषि साख समितियों के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन ए है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नाबार्ड और CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ। इसके तहत देखिए, जो भी सर्विसेज कॉमन सर्विस सेंटर्स द्वारा ऑफर की जाती हैं, तो अब जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, तो वे सभी भी जो हैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करा सकें, जो कि कॉमन सर्विस सेंटर प्रोवाइड कराता है। इसी के तहत ये MOU साइन किया गया इसी काम के लिए। तो ये MOU साइन किया गया यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर कोऑपरेशन अमित शाह और यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में। आपको जानना चाहिए, इस साल के बजट में एक प्रोविज़न भी बनाया गया है कि 2 लाख PACS यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ बनाई जाएंगी अगले 5 साल में। और हर एक पंचायत में मल्टीपर्पज़ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी बनाई जाएगी, क्रिएट की जाएगी। अंटिल व्हेन हैज़ द PM कुसुम स्कीम बीन एक्सटेंडेड? PM कुसुम योजना कब तक बढ़ा दी गई है? सही आंसर यहाँ ऑप्शन सी है, मार्च 2026। देखिए, आपको जानना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने PM कुसुम स्कीम को मार्च 2026 तक एक्सटेंड कर दिया है। अगर हम इस स्कीम की बात करें तो 2019 में लॉन्च की गई थी। इसकी फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, PM कुसुम। तो इसका मकसद रहा 2022 तक 30,800 मेगावाट की सोलर कैपेसिटी ऐड करना। ठीक है, सेंट्रल फाइनेंस सपोर्ट की मदद से सेंट्रल की ओर से 34,422 करोड़ रुपए की असिस्टेंस इस स्कीम को दी गई है। आपको बता दें, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, यही इस स्कीम को मॉनिटर करती है। इस स्कीम के 3 कंपोनेंट है। कंपोनेंट ए है इंस्टॉलेशन ऑफ 10,000 मेगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी बाय इंस्टॉलिंग स्मॉल पावर प्लांट्स ऑफ कैपेसिटी अप टू 2 मेगावाट। कंपोनेंट बी है इंस्टॉलेशन ऑफ 20 लाख स्टैंड अलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप्स। एंड कंपोनेंट सी है सोलराइजेशन ऑफ 15 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स। Through which platform has the Delhi Commission for Protection of Child Rights launched the बाल मित्र चैट बॉक्स? दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस मंच के माध्यम से बाल मित्र चैटबॉट लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी, व्हाट्सएप है। देखिए, आपको जानना चाहिए, दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इन्होंने व्हाट्सएप चैट बॉक्स चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है बाल मित्र।
तो इस चैटबॉट की मदद से टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल एंड चाइल्ड राइट्स पैनल को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, जो लोग हैं और जो चाइल्ड राइट्स पैनल है उनके बीच में टू वे कम्युनिकेशन हो सके, तो इसीलिए ये व्हाट्सएप चैटबॉट बनाया गया है बाल मित्र। आपको जानना चाहिए इससे पहले जो ये दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, इन्होंने अर्ली वार्निंग सिस्टम भी लॉन्च किया था, जिसके वजह से लगभग 50,000 बच्चों को दोबारा स्कूल लाया गया है। जो ड्रॉप आउट रेट है उसको घटाया गया है। विच जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हैज़ द इंडियन मिलिट्री कंक्लूडेड इन नॉर्थ बंगाल? भारतीय सेना ने उत्तर बंगाल में कौन सा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास संपन्न किया? सही आंसर ऑप्शन बी है, त्रिशक्ति प्रहार। देखिए, इंडियन मिलिट्री ने हाल ही में त्रिशक्ति प्रहार, जो कि एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, और 21 जनवरी से ये शुरू हुई थी नॉर्थ बंगाल में, और अब ये कंक्लूड हुई है। आपको बता दें, इसको रिव्यू किया गया आर्मी कमांडर ईस्टर्न कमांड, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल आर.पी. कालिदा। तो इस एक्सरसाइज का एम रहा है जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी प्रिपेयर्डनेस को चेक करना यूजिंग लेटेस्ट वेपन्स एंड इक्विपमेंट इन अ नेटवर्क्ड इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट इन्वॉल्विंग द आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड CAPFs। तो इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। What is the purpose of the Memorandum of Understanding signed between the Ministry of Housing and Urban Affairs and Engineers India Limited? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के बीच हस्ताक्षरित समझौते ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, टू डेवलप वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक MOU साइन किया है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के साथ, जिसके तहत वेस्ट टू एनर्जी एंड बायो मिथेनेशन प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा उन सिटीज़ में जहाँ पर मिलियन प्लस पॉपुलेशन है। और ये सब काम किसके तहत हो रहा है? ग्रीन ग्रोथ एजेंडा के तहत। ग्रीन ग्रोथ एजेंडा जो है, इसके तहत 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे अंडर गोवर्धन स्कीम, ताकि सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट किया जा सके। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा? 10,000 करोड़ रुपए का। फरवरी 2022 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एशिया का बिगेस्ट म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट बेस्ड गोवर्धन प्लांट भी लॉन्च किया था इंदौर में, आप सभी जानते होंगे, जिसका एम था 19,000 kg बायो CNG गैस जनरेट करना। विच स्टेट और UT गवर्नमेंट इज सेट टू होस्ट इट्स मेडन सारस फेयर 2023 फ्रॉम Feb 4 to 14? कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार 4 फरवरी से 14 फरवरी तक अपना पहला सारस मेला 2023 आयोजित करने के लिए तैयार है? सही आंसर ऑप्शन डी, जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सारस फेयर 2023 को ऑर्गेनाइज करने वाला है 4 से 14 फरवरी के बीच में। यहाँ पर जो आर्टिशंस हैं, जो विमेन हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स शोकेस करती हैं, अच्छा मार्केट मिल जाता है इस तरह के जो इवेंट होते हैं उनमें। Where is the first status working group meeting under India's G20 presidency being organized? भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत पहली स्टेटस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन बी, जोधपुर है। देखिए, आपको जानना चाहिए, इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के तहत 2 से 4 फरवरी 2023 के बीच फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जोधपुर, राजस्थान में। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इस डिस्कशन को लीड कर रहा है। अच्छा, G20 संबंधित एक और करंट अफेयर आपको जान लेना चाहिए। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अल्केश कुमार शर्मा, इन्होंने G20 साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज एंड ड्रिल को इनोग्रेट किया है न्यू दिल्ली में, इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के तहत। और इसको किसके द्वारा कंडक्ट किया गया? इसको किया गया है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम CERT इन, इसके द्वारा कंडक्ट किया गया है। हाउ मेनी इंडियन क्रिकेटर्स हैव हिट 100 इन ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट? कितने भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन बी, 5। देखिए, आप सभी जानते होंगे कि शुभमन गिल ने हाल ही में T20 में शतक लगाया। इसी के साथ ये 5th इंडियन क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में शतक लगाया हुआ है। इनसे पहले सुरेश रैना, रोहित शर्मा, KL राहुल एंड विराट कोहली ये कीर्तिमान हासिल कर चुके हैं तीनों फॉर्मेट, यानी कि वनडे, टेस्ट और T20।
वहीं गिल के बारे में आपको भी जानना चाहिए, इनके द्वारा T20 में किसी भी इंडियन द्वारा हाईएस्ट स्कोर बनाया गया है। तो इन्होंने हाल ही में 63 गेंदों में 126 रन स्कोर किए हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 मैच में। इससे पहले ये रिकॉर्ड विराट कोहली के पास था, जिन्होंने 122 रन बनाए थे 61 गेंदों में। वहीं एक और रिकॉर्ड आपको जानना चाहिए, भारत ने न्यूजीलैंड को हरा दिया है T20 सीरीज में, 168 रन से हराया है थर्ड T20 में नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। और किसी भी कंट्री द्वारा रन के मार्जिन से सबसे बड़ी जीत है ये भारत की, इसलिए भी एक रिकॉर्ड है। और इसी के साथ भारत ने न्यूजीलैंड से 2-1 से ये सीरीज जीती है। और हार्दिक पांड्या इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे, शुभमन गिल प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं। देखिए कुछ एग्जाम्स में देखा गया है कि कोई सीरीज़ होती है क्रिकेट की, तो उसमें पूछ लेते हैं कि प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे या फिर प्लेयर ऑफ द सीरीज़ कौन रहे हैं। तो इसलिए चीज़ें भी आपको जाननी चाहिए। एज पर द ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-2021, व्हाट इज द टोटल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन इन 2020-21? उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार 2020-21 में उच्च शिक्षा में कुल नामांकन कितना है? सही आंसर ऑप्शन ए है 4.14 करोड़। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 रिलीज किया है। आपको बताएं साल 2011 से ही मिनिस्ट्री ये ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिलीज करता आ रहा है। पहली बार जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने जो अपना डेटा फिल किया है यहाँ पर, वो पूरी तरह से ऑनलाइन डेटा कलेक्शन प्लेटफॉर्म के थ्रू किया है। चलिए अब इसके आंकड़े देखते हैं। टोटल एनरोलमेंट जो हायर एजुकेशन में है ये बढ़ा है, 2020-21 में 4.14 करोड़ पहुंच गया है, जबकि 2019-20 में केवल 3.85 करोड़ था। 2014-15 के बाद से लगभग 72 लाख एनरोलमेंट देखे गए हैं, यानी कि 21% की वृद्धि। फीमेल एनरोलमेंट भी बढ़ा है यहाँ पर और 2.01 करोड़ हो गया है। वहीं 2019-20 में 1.88 करोड़ था। साथ ही आपको जानना चाहिए जो परसेंटेज ऑफ फीमेल एनरोलमेंट है टू टोटल एनरोलमेंट, ये भी बढ़ा है। 2014-15 में 45% था, वहीं 2020-21 में 49% हो गया है। आपको जानना चाहिए अगर हम 18 से 23 ईयर्स एज ग्रुप की बात करें तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो ये 27.3 हो गया है, जबकि 2019-20 में 25.6 था। अच्छा, यहाँ पर जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है एसटी स्टूडेंट्स का 2020-21 में ये 1.9 पॉइंट्स इंक्रीज़ हुआ है। और अगर हम फीमेल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो देखें तो इसने मेल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो से ऊपर पहुँच गया है 2017-18 के बाद से। जेंडर पैरिटी इंडेक्स यानी कि जो रेशो होता है फीमेल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो का मेल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो के साथ, ये बढ़ा है। 2017-18 में 1 था और 2020-21 में 1.05 हो गया है। एससी स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट देखें तो 58.95 लाख रहा, जबकि 2019-20 में 56.57 था। वहीं 2014-15 में 46.06 लाख था। एसटी स्टूडेंट्स की बात करें तो 2021 में इनका जो इनरोलमेंट आया 24.1 लाख है, वहीं 2019-20 में 21.6 लाख था। ओबीसी स्टूडेंट्स की बात करें तो 6 लाख से ये इंक्रीज़ हुआ है और 1.48 करोड़ पहुंच गया है 2020-21 में, वहीं 2019-20 में 1.42 करोड़ था। टोटल स्टूडेंट एनरोलमेंट इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स इज 12.06 लाख। 2020-21 में कितना है नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जो टोटल स्टूडेंट एनरोलमेंट है ये 12.06 लाख है, वहीं 14-15 में 9.36 लाख था। फीमेल एनरोलमेंट इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट ये 6.14 लाख है 2020-21 में। द एनरोलमेंट इन डिस्टेंस एजुकेशन में एनरोलमेंट 45.71 लाख है, 7% का इंक्रीज देखने को मिला है 2019-20 से। अच्छा, अगर हम बात करते हैं टॉप 6 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड, तो पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान।
अच्छा, अबाउट 79.06% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन अंडर ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज। तो 79.06% जो स्टूडेंट्स हैं वो अंडर ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज में, वहीं 11.5% पोस्ट ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज में है। अगर हम डिसिप्लिन्स की बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, तो सबसे ज़्यादा जो एनरोलमेंट है ये आर्ट्स में है, उसके बाद साइंस में, फिर कॉमर्स में, फिर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। अगर हम स्ट्रीम्स की बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर, तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो इनरोल हैं ये सोशल साइंस में है, उसके बाद साइंस में। अगर हम ऑफ द टोटल इनरोलमेंट देखें 55.5 लाख स्टूडेंट्स साइंस स्ट्रीम में इनरोल्ड है, और इसमें फीमेल स्टूडेंट 29.5 लाख है, जबकि मेल केवल 26 लाख है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ 73.1% कॉन्ट्रीब्यूट करती है, और गवर्नमेंट कॉलेजेस 34.5% कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। अच्छा, अगर हम बात देखें इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, तो इसमें जो एनरोलमेंट है ये भी बढ़ा है 61% से। टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ और यूनिवर्सिटी लाइक इंस्टीट्यूशंस ये 1113 है, कॉलेजेस 43,796 है, और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस 11,296 है। हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पर है? राजस्थान में 92, फिर उत्तर प्रदेश में है, फिर गुजरात में है। 17 यूनिवर्सिटीज़ और 4375 कॉलेजेस, ये कम्प्लीटली वुमेन सेंट्रिक है, महिलाओं के लिए है। स्टेट्स विद हाईएस्ट कॉलेज डेंसिटी, ये कर्नाटक है, फिर तेलंगाना, फिर केरल, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और तमिलनाडु। टॉप 8 डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें अगर हम हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस की, तो पहले नंबर पर बेंगलोर अर्बन है, उसके बाद फिर जयपुर है, फिर हैदराबाद, पुणे, प्रयागराज, रंगारेड्डी, भोपाल और नागपुर। वहीं बात करें अगर हम टॉप 8 स्टेट्स की इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कॉलेजेस, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। 43% यूनिवर्सिटीज़ हैं, 61.4 कॉलेजेस हैं जो रूरल एरियाज़ में हैं। टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी या टीचर्स ये 15,51,070 हैं, जिनमें कि 57.1% मेल है और 42.9% फीमेल है। फीमेल पर 100 मेल फैकल्टी ये भी इम्प्रूव हुई है, 2020-21 में 75 रही है, जबकि 19-20 में 74 थी और 2014-15 में 63 थी। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे। इन विच स्टेट वाज द डेंजरस नोरोवायरस फाउंड? केरल। India became the first major economy to move to a T+1 market settlement cycle when it finally made the transition on January 27, 2023. Andhra Pradesh Chief Minister Y.S. Jagannath Reddy on January 31st said the state capital would be shifted. To which city will the capital be shifted? Visakhapatnam. According to the survey tabled by the Finance Minister Nirmala Sitharaman, what is the estimated GDP growth in the year 2023-24? 6.5%. India GST revenues in January touched nearly 1.56 lakh crore rupees by January 31st evening, marking the second highest monthly collections recorded since the launch of the indirect tax regime in January 2017. Which month marked the highest monthly collection? Answer is April 2022. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इस तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। और बजट की PDF ऐप पर अपलोड है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, MCQ फॉर्मेट में है। The Indian Coast Guard celebrated its Racing Day on 1st February 2023. कौन सा रेसिंग डे बनाया? 47वां, 46वां, 45वां? Which country's Rafael Varane has announced retirement from international football? According to the Union Budget 2023-24, what is the fiscal deficit estimate for 2023-24? According to the Union Budget 2023-24, the tax to GDP ratio is estimated at what percent? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। In the Union Budget 2023-24, the PM Vishwakarma Kaushal Samman has been launched for whom? The Union Budget allocated 5.944 lakh crore rupees for defense. This percent increase year on year from last year's budget estimates. देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो बजट वाले क्वेश्चन अब मैं डेली डालूंगा, इनका आंसर आप जरूर करें। आपको बजट ऐसे ही जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं आते हैं आप सर्च कीजिए गूगल पे और यहाँ पर पोस्ट कीजिए। आप खुद देखेंगे कि यूनियन बजट के कई महत्वपूर्ण प्रोविज़न आपको याद हो गए हैं। तो अगले कुछ आने वाले दिनों में हम बजट के ही क्वेश्चंस देखेंगे असाइनमेंट क्वेश्चन में, ताकि आपको याद रहे।
और बजट की जैसे मैंने आपको बताया PDF अपलोड हो चुकी है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसे हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फैलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का इस सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।